नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बड़े भाई साहब, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। आइए सुनते हैं कहानी बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जा आगे। उन्होंने उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद वो खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लगाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बनेगा। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर किताब खोले बैठे रहते थे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कापी पर, कभी कभी किताब के हाशिए पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली की तस्वीर बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। वह 9वीं जमात में थे। जमात का मतलब क्लास में थे। मैं 5वीं क्लास में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आता, और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या था। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, कभी फाटक पर वार, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठाता। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन होता। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई इलाज न था कि रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। अब भाई साहब आगे बोलना शुरू करते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, और एक हर्फ ना आए। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी का खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। ऐरा गैरा नत्थु गैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब जाके कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ, कहने को आ भी जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं सीख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने घूंघा हो कि मुझे देख कर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तुम अपनी आंखों से देखते हो? अगर नहीं देखते, जो तुम्हारी आंखों का कसूर है, ये तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी का मैच होता है, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे 2-3 साल लग जाते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सहेगा? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूख की बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे खूब जी लगा कर पढूं। चटपट एक टाइम टेबल बना डाला, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए। काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोना, नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे से स्कूल से वापस होकर आधा घंटे आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी के कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझ में अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपने ओर खींच ले जाती।
और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी को याद ना रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। मैं कमरे में इतने दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, वो भी दर्जे में प्रथम। मैं और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार छोड़ दिया। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब अब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी अब फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने भी इसे भांप लिया। उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, भाई साहब ने मानो तलवार खींची, मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तुमने पढ़ा होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार तो बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कहते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता उसके दास थे। मगर उसका अंत हुआ। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का भी हाल तुमने पढ़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुम तो अभी केवल एक दर्जा पास किए हो और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके भैया। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक बार लगती है हाथ में, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों से पसीना आएगा जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे। 8-8 हेनरी को गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो तुम? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और 7 नंबर गायब। सफाचट, सिफर भी न मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2M 3M 4M 5M लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री, बस खुदा की पनाह, आ बाजा की जगह आ जा बा लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बाजा और आ जाबा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पे वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन है। दुगना नहीं चौगना भी हो जाए या आधी रह जाए मेरी भला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय
की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो एक वाक्य में कही जा सके उससे 4 पन्ने लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। ये लो, ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना चटपट कह दे, अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रखने पड़ेंगे। जैसे चाहिए लिखिए, पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पे अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने का से कम ना हो। ठीक है, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी, है ना उल्टी बात? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन अध्यापकों को कौन समझाए? उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो, वो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना है लाख फेल हो गया हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, संसार का तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उससे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था। यह उपदेश की माला कब समाप्त होती ईश्वर ही जाने। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा ये मुझे भी ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता था। पढ़ता भी था मगर बहुत नहीं, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया। फिर चोरों जैसा जीवन काट लिया। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। मजे की बात यह है, ऐसा कुछ संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया, भाई साहब फिर फेल। मैंने बहुत मेहनत तो नहीं की थी, पर न जाने कैसे दर्जे में फिर अव्वल आ गया। मुझे अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले तक सब कुछ पढ़ा। मुद्रा कांतिहीन हो गई मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो जाता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब मेरे और मेरे भाई साहब के बीच में केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूँ और इतने अच्छे नंबरों से भी। अब की भाई साहब कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रह गया, यह रहा भी है तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हो गया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकौवे का मतलब है पतंग, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचा के कनकौवे उड़ा लिया करता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाने लगी। भाई साहब को यह संदेह नहीं करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन शाम का समय, हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में नए संस्कार ग्रहण करने जा रही। बालकों की एक पूरी सेना लग्गी और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़े जा रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियां हैं। एकदम से भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। जो बाजार से लौट रहे, उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? दौड़ रहे हो पीछे पीछे। तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट है।
कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मताहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ब्रिलियंट हो, इसमें शक नहीं है, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिमाग में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, जो चाहे वो तुम्हें कह सकता हूँ। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, चाहे तुम भले ही मेरी जमात में आ जाओ, जैसा कि परीक्षकों का हाल रहा तो आ ही जाओगे, और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम PhD MPhil डीलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, दादा भी 5वीं जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहें तो दुनिया की कितनी भी विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता, बल्कि इसलिए उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए हैं और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बात भले ही उनको ना मालूम है, लेकिन हजारों ऐसी चीजें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। भगवान ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। दादा को तार देने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा होंगे तो किसी को तार नहीं देंगे, न ही घबराएंगे, न बदहवास होंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो बहुत बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा कैसे चलाएं। जो को दादा भेजते हैं हम 20-22 तारीख तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर को ही देखो, MA है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई थी। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान यह जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। उनको थप्पड़ दिखाते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युग से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा दिया और कहा, कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य मेरे सर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़के पीछे दौड़ते हुए चले आ रहे थे। भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा होटल की तरफ दौड़े और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ लिया।